गई? हाँ, आ गया ग्राफ समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव खत्म हो गया है यहाँ। बताओ, आया समझ में? आ गया समझ में? हाँ या ना में जवाब दो मुझे, जिससे आगे चलूं मैं। आ गया या नहीं? कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? एक चलो न्यूमेरिकल करके बताओ मुझे। एक धातु के लिए कार्यफलन का मान दे रखा है। एक धातु के लिए कार्यफलन का मान दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए दहली तरंग धैर्य का मान ज्ञात करना है। ये न्यूमेरिकल लिख लेना, ठीक है? कॉपी में लिख लेना कहीं भी, जहां आपको वैल्यू दे रखी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू अर्ग सेकंड में दे रखी है कोई वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻12। अर्ग, अर्ग, हाँ अर्ग में दे रखी है अर्ग। चलो बताओ कैसे करोगे? क्या पहले क्वेश्चन का मतलब समझने का स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? एक धातु के लिए कार्यफलन का मान दे रखा है। कार्यफलन मतलब वह जो कार्य आपको किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए करना होगा फोटोग्राफिक प्लेट से, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका कार्यफलन। इतना दे रखा है। तो अब ये कह रहा है, ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का मतलब ये है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए दहली तरंग धैर्य का मान ज्ञात करो। दहली तरंग धैर्य का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें दहली ऊर्जा पता चल जाए, और दहली ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास है ही। अभी देखना, एक फॉर्मूला पता है आपको, कोई मतलब नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, ये दे रखा है, यही तो दे रखा है, डब्ल्यू नॉट एच दे रखा है, न्यू नॉट ही तो, अरे ये तो पूछा, आवृत्ति तो पूछा है। आवृत्ति और तरंग धैर्य में तो हम जानते हैं मतलब क्या होता है, न्यू न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, होता है कि नहीं होता? अब ये क्या हो जाएगा, W0 बराबर एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, यही तो निकालनी है दहली तरंग धैर्य। दहली के लिए एक्चुअली नॉट लगा देते हैं हम, दहली निकालने के लिए एक्चुअली नॉट लगा दिया जाता है, ध्यान रखना। तो यहां से क्या आया, डब्ल्यू नॉट, मुझे लैम्डा नॉट की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एच सी अपॉन क्या आया, W0 आया कि नहीं आया आपको? इसलिए अब समझ में आया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों दे रखा है, क्योंकि मेरे पास H की वैल्यू अर्ग में होती है। H की वैल्यू क्या होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग पर सेकेंड। ठीक, C का मान 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और W नॉट की वैल्यू दे रखी है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे चेंज करना है अर्ग में। तो अर्ग में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, 2.2 इंटू मल्टीप्लाई किसका करा दें, 1.6 इंटू 10⁻⁻12 का, ये बदल जाएगा ना अर्ग में, बदलेगा या नहीं बदलेगा? सारे मान यहां रखो। H की वैल्यू क्या है, 6.62 इंटू 10⁻⁻27, सी का मान क्या है, 3 गुणा 10⁻10 बटे W नॉट का मान क्या है, 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10। हाँ, और ये सॉल्व कर रहे हो तो इतना आ रहा है
5625 आर्मस्ट्रॉन्ग। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? आ गया? और कुछ मेडिकल और तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। हाँ कोई डाउट? हाँ या ना में जवाब दो, न्यूमेरिकल समझ आएगा? हाँ या ना में जवाब दो। आगे चलूं या न्यूमेरिकल दोबारा बताना है? ये सॉल्व करके देख लेना घर पे, इतना ही आता है। हाँ बताओ, हाँ या ना? अरे जवाब तो दो भाई, जवाब तो दो। आया कि मैडम को जवाब? अब देखना आगे, आगे अगला जो टॉपिक है वो है ठोसों की ऊष्माधारिता। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, ठोसों की ऊष्माधारिता समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो ऊष्माधारिता क्या होती है, सबसे पहले तो इसके बारे में जो बताया था वो बताया था ड्यूलॉन्ग व पेटिट ने। किसने बताया? ड्यूलॉन्ग तथा पेटिट ने ठोसों की ऊष्माधारिता के बारे में कहा। इन्होंने कहा कि किसी ठोस के लिए विशिष्ट ऊष्मा, अभी बताती हूं मैं क्या होता है, किसी ठोस के लिए विशिष्ट ऊष्मा और उस पदार्थ, यानी कि उस पदार्थ है, अरे ठोस होगा तो कोई पदार्थ ही तो होगा, तो पदार्थ होगा तो उसकी कोई विशिष्ट ऊष्मा होगी। तो ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने कहा कि किसी ठोस की विशिष्ट ऊष्मा और परमाणु भार, इन दोनों का गुणनफल एक स्थिरांक होता है। क्या होता है? स्थिरांक, और इसकी वैल्यू भी उन्होंने कैलकुलेट की 6 कैलोरी। इन्होंने कहा इतना होता है किसी ठोस के लिए विशिष्ट ऊष्मा और परमाणु भार का मल्टीप्लाई। अब देखो विशिष्ट ऊष्मा और परमाणु भार यानी कि विशिष्ट ऊष्मा और आपकी ऊष्माधारिता है क्या? एक्चुअली ये दोनों का नाम एक ही है। ये भी हीट कैपेसिटी है और इसको विशिष्ट ऊष्मा के नाम से भी जानते हैं अगर ठोसों की बात कर रहे हो तो। होता क्या है, देखो जैसे ही मेरे पास मोबाइल है, ठीक है ना, इस मोबाइल का टेम्परेचर अभी फिलहाल कुछ होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये अभी ठंडा पड़ा हुआ है, बर्फ जम रही है इसकी, तब बर्फ जम रही है तब भी कोई टेम्परेचर है। ध्यान रखना, बर्फ जम रही है तब भी कोई टेम्परेचर है इसका, ठीक है। अगर मैंने इसकी बात की है तो देखना इसका कोई ना कोई टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। यानी कि अगर मैंने कहा है कि किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप बढ़ाओ, किसी पदार्थ के ताप को अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो इस ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है? आवश्यक ऊष्मा की जो आवश्यकता होती है वो बच्चों विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता। ध्यान से समझ लेना मेरी बात, प्रत्येक जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए ऊष्मा सेम हो। अगर कोई बड़ी चीज है, अगर कोई बहुत भारी चीज रखी हुई है, भारी भरकम, उसके लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा ऊष्मा चाहिए होगी, तो इसको एक पर्सनली डिफाइन किया गया है कि कोई किसी पदार्थ की इकाई मात्रा, कितनी मात्रा? इकाई मात्रा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, इकाई मात्रा का मतलब जैसे ये है, जैसे मैंने ये माना कि मैंने 2 किलो पोटेशियम, 2 किलो चीनी ले रखी है। क्या ले रखी है?
मैंने अगर 2 किलो चीनी ले रखी है, अगर उसकी 2 किलो चीनी की एक एक इकाई करके बहुत सारे भाग बना दूं, यानी कि 2 किलो चीनी के मैंने आधा आधा जैसे पावर करके 250 ग्राम करके कितने भाग बनेंगे? 4 भाग बनेंगे। तो उस 250 ग्राम को एक इकाई मान रही हूं मैं, तो उस 250 ग्राम चीनी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे ऊष्मा की आवश्यकता होगी, वो मेरी विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। अब सोचो, अगर ये 2 किलो चीनी ना होकर 5 किलो चीनी है तो मैं अगर 5 किलो चीनी 5 किलो गुड़ है, तो अगर 5 किलो गुड़ है तो अगर मुझे उनके आधा आधा किलो गुड़ करके आधी किलो तो ले रहे थे ना वहां पे, मैंने आधा आधा किलो गुड़ ले लिया, आधा आधा किलो गुड़ करके कितने बनेंगे? 10 भाग बनेंगे। तो उस आधा किलो गुड़ में जरूरी नहीं है कि जो आधा किलो चीनी के बराबर आपने टेम्परेचर दिया था उसमें ही आपके टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। हर चीज के लिए अलग अलग ऊष्मा चाहिए होती है। ध्यान रखना, प्रत्येक वस्तु के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान अलग अलग होता है, ध्यान रखना, अलग अलग होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर इस विशिष्ट ऊष्मा के साथ उस पदार्थ के परमाणु भार का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो वो हमेशा इसके बराबर आएगा। कैसे? जैसे आपने कार्बन लिया है, ठीक है ना, इस कार्बन की मानो कोई विशिष्ट ऊष्मा है x, और इसके मल्टीप्लाई को मैंने x को, कार्बन के मल्टीप्लाई को मैंने 12 से, यानी कि परमाणु भार कितना? 12 ही तो है इसका। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये ध्यान रखना है फिक्स है, 6 किलो कैलोरी जो भी कैलोरी में आता है, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पर अगर मैं हाइड्रोजन ले लूं तो आप भी जानते हो 1 into x करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, तो हो सकता है x की वैल्यू कुछ कम आए, हो सकता है कम ऊष्मा देनी पड़े मुझे, और तब जाके ये 1 डिग्री सेल्सियस, इसमें तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा, आप खुद सोच के देखो, जो मोटा व्यक्ति होगा उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे कम, दो व्यक्तियों में चर्चा करेंगे। ये देखो, ये एक मोबाइल है, ये एक चौक है। आप बता सकते हो कि कौन सी चीज में मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाने के लिए किसको ऊष्मा ज्यादा देनी पड़ेगी, फोन को या चौक को? फोन को या चौक को? तो ध्यान रखना, मुझे फोन को ज्यादा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? फोन को ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी मुझे। और अगर मुझे फोन को ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी? फोन को ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो ध्यान रखना विशिष्ट ऊष्मा के मान हर चीज के लिए परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन अगर इसके परमाणु भार और इसके परमाणु भार का मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो हमेशा एक स्थिरांक के बराबर आता है। ये थी ठोसों की ऊष्मा धारिता। आया या नहीं आया समझ में? बताओ, हाँ या ना? आया या नहीं आया? हाँ या ना? बताओ। ठोसों की ऊष्मा धारिता, ठीक है। अब देखो आगे जो एक टॉपिक मुझसे छूट गया, कॉम्पटन इफेक्ट, कल से स्टार्ट। हाँ, अरे हाँ, 6 किलो कैलोरी तो याद कर लेना, 6 कैलोरी तो याद कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स है 6 कैलोरी, वो चेंज नहीं है, वो फिक्स है 6 कैलोरी, ठीक है। अब देखना एक चीज और, कार्यफलन तथा आयनन विभव। इन दोनों में अंतर समझ लेना। कार्यफलन जो होता है वो तो किसी प्लेट से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, यानी कि जैसे मैंने समझने की कोशिश करना, जैसे मानो ये एक कार्बन की प्लेट है, ठीक है ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2 होता है, क्या होता? ये तो होता है। कार्यफलन तो कहता है कि चाहे वो एस कोश से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, चाहे इस वाले से निकल जाए, चाहे इस वाले से निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। यानी कि कार्यफलन तो कहता है कि इस पूरी प्लेट से कोई सा भी, चाहे ये लास्ट वाला निकल जाए, चाहे ये बाद वाला निकल जाए, कोई सा भी निकल जाए, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो ऊष्मा चाहिए होगी मुझे, वो कार्यफलन के नाम से जानी जाएगी। लेकिन आयनन विभव कहता है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कोश से निकलना चाहिए, यानी कि कोई किसी विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी वो तो कहलाएगी आयनन विभव। जबकि कार्यफलन क्या कहलाएगा कि किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट से, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी निकल जाए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक, जो मुझे क्या चाहिए होगी, आवश्यक जो मुझे ऊष्मा या ऊर्जा चाहिए होगी, वो क्या कहलाएगी? कार्यफलन कहलाएगी। आ गया दोनों में डिफरेंस समझ में? कार्यफलन तथा आयनन विभव। ये पूछा, ये क्यों कराया मैंने पर्सनली, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और नोट्स में हो भी रहा है।
क्या बताया मैंने? कार्यफलन क्या था? कार्यफलन तो ये था कि फोटोग्राफिक प्लेट से कोई सा भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, जबकि आयनन विभव ये है कि केवल अंतिम कोश से निकलना चाहिए। अंतिम कोश के अलावा बाह्यतम कोश से निकलना चाहिए। अंदर के कोशों से मेरा इसका कोई मतलब नहीं। तो ये था कार्यफलन और आयनन विभव। और कल और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट कॉम्पटन प्रभाव, इस यूनिट का सबसे बड़ा डेरिवेशन कॉम्पटन प्रभाव। तो आप लोगों से कह रही हूँ कि कल की क्लास में आप लोग प्रेजेंट रहेंगे। जितने भी स्टूडेंट को बोल देना कॉम्पटन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास लेने के बाद ही समझ आएगा। बाकी कल मिलेंगे, ठीक है? कल की यानी कि मंडे, ठीक है? ओके, चलिए।